देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों, जानेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने ईवीएम को लेकर दे दिया ऐसा बयान दोस्तों, जिसे लेकर इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री समेत कई सारे इंडिया पार्टी के नेताओं ने जोरदार मोर्चा खोला है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अचानक से देश को संबोधित करने के लिए 5 बजे नरेंद्र मोदी आए दोस्तों। इसके बाद बताएंगे उन्होंने कौन सा ऐसा बयान दिया है जिस पर बोले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में जगदीप धनखड़ को अपने घर में रखने वाले व्यक्ति ने किया है एक ऐसा खुलासा जिससे बीजेपी की छवि और ज्यादा खराब हो गई है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में बीएमसी इलेक्शन को लेकर आखिरकार बन गया गठबंधन जिसका इंतजार कर रहे थे सभी लोग, और इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बैलेट पेपर से देश का चुनाव कराया जाना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अभी हाल फिलहाल के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता ने कई सारे ऐसे बयान दिए जिसे लेकर भाजपा वालों की जमकर किरकिरी हुई है दोस्तों। ऐसे में उनका एक और ऐसा बयान सामने आया है जिसे लेकर अब इंडिया गठबंधन की पार्टी के नेताओं ने निशाना साधा है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा ईवीएम को लेकर एक विवादित बयान दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि एनडीटीवी के इंटरव्यू का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया है दोस्तों। वो कहती है कि 70 साल से वे ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं हुआ, हमने कर दिया तो बुरा मान गए। यानी वो इस बात को मान रही है कि उन्होंने ईवीएम हैक किया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता की ओर से जो बयान दिया गया है इसका यही मतलब निकलता है दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर अब इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से भी जवाब सामने आने लगा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पूरे मामले पर क्लिप को शेयर किया है दोस्तों। वीडियो क्लिप शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि दिल्ली की सीएम ये क्या कह रही है कि 70 साल तक वे ईवीएम हैक कर रहे थे और कुछ नहीं हुआ, हमने कर दिया तो बुरा मान गए। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया बयान काफी ज्यादा सीरियस बयान है और इस पर जांच की जानी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और इस तरीके के बयान देकर बीजेपी के नेत्री गंभीर सवालों के घेरे में है दोस्तों। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि बीजेपी की नेत्री खुद ही स्वीकार कर रही है कि ईवीएम हैक हो सकती है और बीजेपी ने की है, बीजेपी चुनावी बेईमानी कर रही है। अब यह स्पष्ट हो चुका है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो शाम को 5 बजे आकर देश को संबोधित करेंगे दोस्तों, जिसके बाद पूरा माहौल बन जाता है। और उसके बाद जैसे ही शाम के 5 बजते हैं दोस्तों, वैसे ही नरेंद्र मोदी जो दावा कर रहे थे कि कुछ ऐलान करने वाले हैं, लोगों को लगा कि बड़ा ऐलान होगा जैसा आईटी सेल वाले दावा कर रहे थे, लेकिन ये दावा भी 15 लाख रुपए दिए जाने के वादे की तरफ फेल निकला दोस्तों। नरेंद्र मोदी 5 बजे लोगों को संबोधित करने के लिए आए, देश को भाषण देने के लिए आए, लेकिन भाषण केवल भाषण ही था, भाषण से ज्यादा कुछ नहीं था दोस्तों। उसमें केवल नरेंद्र मोदी अपना प्रचार कर रहे थे और भाषण दे रहे थे दोस्तों। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी अपने भाषण में बोलते हैं कि 22 तारीख यानी आज से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लागू होगा, और इसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग जीएसटी बचत उत्सव मनाएंगे, यानी दुकानदारों के पास जाएंगे और बताएंगे कि बीजेपी की सरकार ने जीएसटी को लेकर उत्सव मनाने का फैसला लिया है, जीएसटी कम किया है जिससे लोगों की जेब में पैसा बचेगा। इस पूरे मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे सही जवाब दिया दोस्तों। खड़गे कहते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। नरेंद्र मोदी जी आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली करके गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले। अब आप 2 लाख करोड़ के बचत उत्सव की बातें कर रहे हैं, जनता को गहरे घाव दे रहे हैं इस तरीके की बातें करके। यानी उन्होंने पूरा हिसाब किताब दिया है कि कैसे 55 लाख करोड़ रुपए बीजेपी की सरकार ने 2017-18 से 2024-25 के फिस्कल ईयर के अंदर कमाया है दोस्तों। आपको बता दें कि इस दौरान जो आंकड़े थे वो सारे दिए गए और नरेंद्र मोदी से बोला गया कि जनता कभी नहीं भूलेगी कि आपने उनके दाल चावल अनाज पेंसिल किताबें इलाज किसानों के ट्रैक्टर हर जगह जीएसटी वसूला था। आपकी सरकार तो जनता से माफी मांगने के लिए सामने आए, यानी जनता से माफी मांगिए आपको, तब जाकर जनता माफ करने के बारे में विचार करेगी। बचत उत्सव मनाना तो दूर की बात है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात तो एकदम सही है। जीएसटी के कारण जिन लोगों के बिजनेस पूरी तरीके से ठप हुए हैं और लगातार राहुल गांधी जीएसटी कम करने की मांग कर रहे थे और भाजपा के लोग कन्नी काट रहे थे, जवाब तो देना पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे बीजेपी को बिना जवाबदेही के जीएसटी के मामले पर भागा नहीं देना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जब उनके पोस्ट से हटाया गया दोस्तों, इस्तीफा जबरदस्ती लिया गया इलाज का हवाला देकर, तो जगदीप धनखड़ काफी नाराज थे दोस्तों। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के बेटे अभय चौटाला ने जगदीप धनखड़ को अपने फार्म हाउस में कुछ दिन बिताने का मौका दिया दोस्तों। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ को लेकर अभय चौटाला ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति के पोस्ट से इस्तीफा देने के बाद जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस घर में यानी सरकारी घर में घुटन महसूस हो रही है, मैं यहाँ नहीं
नहीं रहना चाहता। इसके बाद अभय चौटाला ने अपना फार्म हाउस उनको रहने के लिए दिया। दोस्तों अभय चौटाला ने कहा कि जगदीप धनखड़ के साथ चौटाला परिवार 40 सालों से पारिवारिक पुराना सामाजिक रिश्ता रखता है। ये परिवार के सदस्य हैं। जगदीप धनखड़ जब तक चाहे तब तक फार्म हाउस में रह सकते हैं क्योंकि ये उनका अपना घर है। यानी उन्होंने बताया है कि फार्म हाउस में रहने से पहले वो सरकारी आवास में घुटन महसूस कर रहे थे। दोस्तों और कोई व्यक्ति जिस घर में लगातार रह रहा हो सरकारी घर में और अचानक से उसको उस घर में घुटन महसूस हो रही हो तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या बड़ा कारण होगा। दोस्तों जगदीप धनखड़ नाराज थे इसीलिए उनको घुटन महसूस हो रही थी। अगर आप भी मानते हैं कि अभय चौटाला जिन्होंने जगदीप धनखड़ से इस्तीफे के बाद सबसे पहले बातचीत की दोस्तों और उन्होंने ये खुलासा करके भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपाइयों को जवाब देना चाहिए कि जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा जबरदस्ती क्यों लिया गया कि उनको अपने सरकारी आवास पर भी घुटन महसूस होने लगी और उनको अभय चौटाला के फार्म हाउस का इस्तेमाल करना पड़ा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। अगर आप भी मानते हैं कि जगदीप धनखड़ को खुलासा और भी करना चाहिए सबके सामने आकर तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर राजनीति में कोई भी विरोध लंबे समय तक नहीं टिकता। दोस्तों समय और जरूरत के मुताबिक प्राथमिकताएं बदलती रहती है। कभी शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन करने वाले राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे अब एक साथ आ चुके हैं। दोस्तों खबर यह सामने आ रही है कि बीएमसी के इलेक्शन को लेकर दोनों पार्टी ने अपने गढ़ों की सीटों का बंटवारा बराबर कर लिया है। बीएमसी के बाकी हिस्सों के लिए 60-40 का फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों सूत्रों ने बताया है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के नेतृत्व वाली एमएनएस के बीच में गठबंधन को लेकर महज औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। सीटों का बंटवारा हो चुका है। हो सकता है दोस्तों कि जल्द ऐलान कर दिया जाए। यानी दोस्तों एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने पुराने परंपरा के अनुसार दशहरे पर रैली करते हैं। दोस्तों यानी दशहरे के मौके पर एक भव्य रैली का आयोजन किया जाता है। हो सकता है कि शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के लोग इस बार एकजुट होकर एक संयुक्त रैली करे ताकि एकनाथ शिंदे को तगड़ा झटका दिया जाए दोस्तों और वहीं से गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट मीडिया में सामने आई है उसके अनुसार फॉर्मूला तय हो चुका है। सीटों का बंटवारा भी तय हो चुका है। औपचारिक ऐलान मात्र बाकी रहा है। यानी दोनों भाइयों के द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा था कि कैसे एकजुटता दिखाई जाए। आखिरकार वो एकजुटता अब बनती दिखाई दे रही है जो पहले सोच पाना भी काफी मुश्किल था दोस्तों क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी थे लेकिन अब साथ साथ आ गए हैं तो कहीं ना कहीं मराठी समाज की राजनीति और ज्यादा प्रखर तौर पर दिखाई देने वाली है। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों जहां पर फिर से अपने पुराने काम पर लग गए भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वाले। दोस्तों खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मेन सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें द वायर को इंटरव्यू दे रहे हैं योगेंद्र यादव इस इंटरव्यू के दौरान जो बातें बोलते हैं दोस्तों उसका एक छोटा सा क्लिप बीजेपी के द्वारा शेयर किया गया है। आपको बता दें कि 1 मिनट का केवल ये क्लिप शेयर करते हुए दावा किया गया भाजपा के द्वारा कि योगेंद्र यादव राहुल गांधी के सलाहकार खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वोट चोरी अभियान बिना किसी सबूत के चलाया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए रचा गया षड्यंत्र है। वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी ना तो हलफनामा दाखिल कर रहे, ना चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे, ना ही कोर्ट का रुख कर रहे हैं। समय आ गया है जनता को भ्रमित करने और झूठ बोलकर राजनीति करने वालों को सबक सिखाने का, यानी ये भाजपा का दावा है दोस्तों। इस पर कांग्रेस पार्टी और खासकर योगेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि इन बेचारे बीजेपी वालों ने बड़ी कोशिश की कि 23 मिनट के मेरे इंटरव्यू को 1 मिनट 7 सेकंड का क्लिप निकालकर उसे दूसरे संदर्भ में पेश करने की बस एक अनुरोध है कि पहले वीडियो क्लिप देखे फिर इसकी पोस्ट पढ़े। अगर कोई संबंध ना दिखे तो नाराज ना हो, बस इनकी बुद्धि पर तरस जरूर खा ले और सोचे ये देश को किस बौद्धिक दलदल में ले जाना चाहते हैं। यानी योगेंद्र यादव ने भाजपा आईटी सेल को टारगेट करते हुए ये बयान दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि योगेंद्र यादव के बयान को संदर्भ के बाहर ले जाने की कोशिश की गई, यानी दावा किया गया कि योगेंद्र यादव कह रहे कि राहुल गांधी गलत तरीके से वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे, जबकि राहुल गांधी के बारे में योगेंद्र यादव कहते हैं कि राहुल पूरे सबूत के साथ में आंकड़े दे रहे हैं। उन्होंने जो जानकारी दी है राहुल गांधी ने वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली है और राहुल गांधी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस और संकेत देता है कि बड़े स्तर पर लोगों के नाम किसी एक जगह से काटे जा रहे हैं और उसी का आईपी एड्रेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांगा जा रहा है जो उपलब्ध नहीं कराया गया। योगेंद्र यादव के पूरे वीडियो में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की कलई खोल रखी है दोस्तों। इसके बावजूद 23 मिनट के इंटरव्यू को केवल 1 मिनट 7 सेकंड में कन्वर्ट करके बीजेपी के लोग शेयर करते हुए इसे अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि क्लिप काटकर देश में नैरेटिव बनाने का पुराना खेल भाजपा आईटी सेल वालों का अभी भी जारी है और इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें
उत्तर प्रदेश के दादरी के अंदर बुलाई गई गुर्जर महापंचायत दोस्तों, जहां पर रविवार को जोरदार बवाल हुआ। कपसाड़ गांव में राजपूत सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड हटाने और गुर्जरों को टिकटों में भागीदारी समेत कई और मुद्दों पर महापंचायत बुलाई गई। दोस्तों आपको बता दें कि सम्राट मिहिर भोज को लेकर दो समुदायों के द्वारा दावा किया जाता है। एक और राजपूत समाज के लोग दावा करते हैं कि सम्राट मिहिर भोज राजपूत समाज से आते हैं, जबकि गुर्जर प्रतिहारा वंश के मिहिर भोज शासक मिहिर भोज को लेकर गुर्जर समाज के लोग अपना दावा करते हैं। दोस्तों ऐसे में दोनों समाज के बीच में इससे पहले भी तनातनी देखने को मिली थी और एक बार फिर से पुलिस प्रशासन ने दादरी को सील करके फोर्स तैनात कर दिया। दोस्तों महापंचायत में शामिल होने के लिए गए लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया। दोस्तों पुलिस ने लाठियां फटकार कर स्थिति को काबू में पाया। 30 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कराया। दोस्तों सरधना के कपसाड़ गांव के बाहर राजपूत सम्राट मिहिर भोज लिखकर एक स्मृति द्वार बना दिया गया था। दोस्तों इसे लेकर गुर्जर महासभा और कई गुर्जर नेताओं ने विरोध किया। दोस्तों इतिहास से छेड़खानी का आरोप लगाया। दादरी निवासी अभिनव मोतला की ओर से सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल किया गया। दोस्तों आयोजन का जिम्मा लिया गया। इसके बाद महापंचायत की परमिशन सरकार की ओर से नहीं दी गई। दोस्तों कुल मिलाकर यह मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इतिहास के तथ्य अलग अलग तरीके की राय बताते हैं दोस्तों, जिससे कहीं ना कहीं दोनों समाज के लोग अपना अपना क्लेम करते हैं, जिसके कारण इस तरीके का माहौल बना है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी 5 बजे भाषण देने के लिए आते हैं। दोस्तों इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बोला जाता है कि हमको स्वदेशी अपनाना चाहिए, यानी बार बार स्वदेशी अपनाने का जो राग अलापा जाता है। दोस्तों एक बार फिर से वही राग गा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। दोस्तों लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को मेड इन इंडिया सामान का इस्तेमाल करने के लिए बोला, अच्छी बात है, हमको स्वदेशी अपनानी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री बताए कि आखिर प्रधानमंत्री जो चश्मा पहनते हैं वो बुल्गारी का है, जो इटली की कंपनी है। दूसरा है मोवाडा जिसकी घड़ी प्रधानमंत्री पहनते हैं दोस्तों, और अमेरिका की कंपनी केनेथ कोले के जूते पहनते हैं दोस्तों, और अरमानी के सूट पहनते हैं, मॉन्ट ब्लैंक का फैन यूज करते हैं दोस्तों, आईफोन का इस्तेमाल करते हैं, बोइंग जो अमेरिकी कंपनी है उसका हवाई जहाज इस्तेमाल करते हैं, और जर्मनी में बनने वाली गाड़ी मेबा का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोजमर्रा की चीजें जो इस्तेमाल करते हैं उसमें ज्यादातर विदेशी चीजें हैं, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में भारत के स्वदेशी को कैसे प्रमोट कर पाएंगे? दोस्तों ये बड़ा सवाल है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सबको स्वदेशी इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं तो उनको पहले अपने से शुरू करना चाहिए। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया शिनेट की ओर से कहा गया कि मोदी जी तो पुराने वाले जीएसटी को ऐसे कोस रहे हैं जैसे किसी और ने लागू किया था, आप ही ने गब्बर सिंह टैक्स को 8 साल वसूली के लिए इस्तेमाल किया। क्या आप इस बात को भूल गए हैं? और नरेंद्र मोदी ने कभी जाने अनजाने विदेशी चीजें जीवन से जुड़ी रही है नरेंद्र मोदी के, उनके हवाई जहाज, गाड़ी, घड़ी, जूता, पेन, चश्मा सब याद दिला दिया। कुल मिलाकर दोस्तों सुप्रिया शिनेट ने भी वही सवाल उठाया है जो सोशल मीडिया पर लोग मिलकर उठा रहे हैं। इसी के साथ में एनसीपी एसपी की नेत्री और सांसद बारामती से चुनाव जीती। दोस्तों सुप्रिया सुले ने एक ऐसा बयान दिया है दोस्तों जिससे एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी के लिए अब उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा बोलते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर होना चाहिए। यानी जो अमूमन बहस इस तरीके के बीजेपी के लोग करवाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, उस तरीके की बातें सुप्रिया सुले कर रही है दोस्तों, जिसका कांग्रेस पार्टी जोरदार तरीके से विरोध करेगी। अगर आप भी मानते हैं कि जाति आधारित आरक्षण की नीति भारत के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनाकर गए हैं दोस्तों, और कोई इसको नहीं बदल सकता। ये बार बार जो डिबेट करवाने की कोशिश करते हैं इनके बारे में 2 शब्द जरूर लिखेगा। अगर आप भी मानते हैं कि कई बार ये चर्चा चलती रहती है कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भारतीय जनता पार्टी में जा सकती है दोस्तों, और उनके बयानों से ऐसा ही लगता है कि धीरे धीरे करके वो बीजेपी की विचारधारा की तरफ आती जा रही है, और हो सकता है कि जल्द खबर सामने आए कि वो बीजेपी में चली गई है। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके का बयान देकर उन्होंने शरद पवार की राजनीति को तगड़ा झटका दिया है तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ऐसी मानसिकता वाले नेता के साथ में कांग्रेस पार्टी को कभी अलायंस नहीं करना चाहिए या इंडिया गठबंधन को इनसे दूर रहना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। 2 शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों सुप्रिया सुले के बारे में जो इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल कर रही है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दुनिया भर के अंदर एक लहर देखने को मिल रही है दोस्तों। दुनिया भर में अब फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने के लिए कई सारे देश सामने आए हैं, चाहे कनाडा हो या फिर ब्रिटेन हो या फिर फ्रांस हो या यूरोप के और कई सारे देश हो, सबके सब फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे रहे हैं। इस पर प्रियंका गांधी की ओर से एक बयान आया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने देखा है कि दुनिया के कई सारे देश कई दिनों के बाद फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे रहे हैं। प्रियंका कहती है कि इंडिया उन देशों में पहला देश था जिसने
1988 के अंदर ही फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दी थी और तब से भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ में खड़ा रहा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से, लगभग 20 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि भारत की सरकार फिलिस्तीन के मामले को लेकर जो फैसला ले रही है वो पुराने भारत के एजेंडे से अलग होकर ले रहे हैं फैसला। यानी उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि मोरल रेक्टिट्यूड की कमी दिखाई देती है दोस्तों, यानी नैतिक शुद्धता में कमी दिखाई देती है। यानी जो फैसला लिया जा रहा है उसमें नैतिकता कम दिखाई दे रही है, नैतिक शुद्धता कम दिखाई दे रही है, क्योंकि फिलिस्तीन के अंदर जिस तरीके से इजराइल के द्वारा बार बार अटैक किया जा रहा है दोस्तों, और कई बार स्टैंड लेने से पीछे हटते हुए बीजेपी सरकार की विदेश नीति दिखाई देती है, तो इससे कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने नाराजगी जताई है दोस्तों, और बीजेपी की सरकार को कहा है कि वो भारत के पुराने स्टैंड के साथ मजबूती से खड़े रहे और फिलिस्तीन को एक राज्य के तौर पर, एक देश के तौर पर मान्यता का समर्थन करे और पुरजोर तरीके से खड़े रहे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारत और फिलिस्तीन के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं और फिलिस्तीन को भारत ने एक देश के तौर पर मान्यता दी है, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ भारत ने लड़ाई लड़ी थी दोस्तों, उसी तरीके से इजराइल के द्वारा किए जा रहे कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीन के अंदर लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारत के इतिहास में हमेशा से भारत ने उन लोगों का विरोध किया है जो दूसरे देश की जमीन पर जाकर कब्जा करते हैं, और इसीलिए भारत को अपने पुराने स्टैंड के साथ में खड़ा रहना चाहिए दोस्तों, और सुनिश्चित करना चाहिए कि फिलिस्तीन को एक देश की तरह मान्यता दिलवाने के लिए सारे प्रयास किए जाए। प्रियंका गांधी की ओर से जो इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, इस पर अगर आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया है तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात के अंदर 3700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे थे दोस्तों, लेकिन नरेंद्र मोदी के काफिले को कोई गोदी मीडिया वाला नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हकीकत तब पता चलती है जब वीडियो सोशल मीडिया पर आती है दोस्तों। बीते दिन सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के काफिले का एक वीडियो सामने आया है। नरेंद्र मोदी विकास को लेकर दावा कर रहे हैं और 3700 करोड़ रुपए के विकास का प्रोजेक्ट दिखाने के लिए गुजरात गए थे दोस्तों, लेकिन गुजरात में जहां से नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा था उसका एक वीडियो आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का काफिला जहां से गुजर रहा है वहां पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है दोस्तों, और नरेंद्र मोदी के काफिले का यह वीडियो दिखाते हुए बताया जा रहा है कि कैसे रोड में पानी भरा हुआ है और रोड की हालत खस्ता है दोस्तों। इसके बावजूद किसी मीडिया वाले ने इस तरीके का शॉट नहीं दिखाया होगा, इस तरीके का वीडियो नहीं दिखाया होगा कि देखिए कि नरेंद्र मोदी का काफिला जहां से गुजर रहा है वहां पर किस तरीके का हाल है। आप लोग इस पूरे मामले पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी बिहार के दौरे पर आ रही है दोस्तों। 26 तारीख को बिहार में पहली सभा को संबोधित करेंगी मोतिहारी में। पटना के सदाकत आश्रम में वे महिलाओं से मिलेंगी और संवाद करेंगी दोस्तों। इस दौरान बिहार में कांग्रेस पार्टी की चुनावी रणनीति के लिए उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले सीमांचल में रैली होने वाली थी, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि उनकी पहली रैली मोतिहारी में होगी। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी दोस्तों, आप तक लगातार पहुंचाएंगे। इसी के साथ में तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गठबंधन के अंदर जोड़ा जाए दोस्तों। हालांकि इस बात का विरोध एआईएडीएमके वाले कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो एआईएडीएमके को कम सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, जिसका नुकसान एआईएडीएमके पार्टी को होगा और मुख्यमंत्री पद को लेकर भी बीजेपी अपना मजबूत पक्ष दिखाने लगेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिल गई और छोटी छोटी पार्टियां भी टिकट लेकर ज्यादा सीटें जीतकर आ गई तो, और इसीलिए एआईएडीएमके उसका विरोध कर रही है, लेकिन बीजेपी ज्यादातर लोगों को इसमें शामिल करने की कोशिश कर रही है और यहीं पर रस्सा कस्सी जारी है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी के खिलाफ राजद्रोह का एक मामला दर्ज करवाया गया है। लखनऊ कोर्ट ने याचिका दाखिल की है, लखनऊ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी समेत कई अन्य कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ देश की एकता और अखंडता को बांटने का आरोप लगाते हुए लखनऊ के कोर्ट में मामला दर्ज करवाया गया है। ये पहली बार नहीं है, ऐसे कई और मुकदमे राहुल गांधी के ऊपर पहले भी हो चुके हैं दोस्तों। 31-32 के आसपास मुकदमे हैं राहुल गांधी पर, जिसे राहुल एक अवार्ड के तौर पर देखते हैं, एक मेडल के तौर पर देखते हैं। जब राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस तरीके की चीजें उनको झेलनी पड़ेगी दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे लिए तो मेडल है और इनको मैं मेडल के तौर पर ही लेता हूं। इसी के साथ में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सोशल मीडिया अकाउंट ही हैक हो गया दोस्तों। हैकर्स ने सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान और तुर्की के झंडे को प्रसारित कर दिया दोस्तों। आपको बता दें कि शिंदे के कार्यालय के एक अधिकारी ने तुरंत साइबर क्राइम पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद 30 से 35 मिनट के बाद अकाउंट को कंट्रोल में लिया गया। कुल मिलाकर साइबर अटैक हुआ है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को जो बड़े पोस्ट पर है दोस्तों, उनके अकाउंट को अपने को सुरक्षित रखना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है। साथ साथ लगातार कई सालों तक कांग्रेस पार्टी के सरकार का हिस्सा रहे, बल्कि कांग्रेस पार्टी की पंजाब सरकार का मुख्य चेहरा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद शशि थरूर पहुंचे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि शशि थरूर ने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए शशि थरूर ने कहा कि उन्होंने पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के साथ मिलकर बहुत खुशी होती है जिन्होंने देश के लिए इतनी सेवा की है। कैप्टन के तौर पर सेना में भारत की सेवा की है और उसके बाद
अब उन्होंने एक राजनेता के तौर पर भी लगातार पंजाब के लोगों को सर्व किया है। हालांकि अब वो भारतीय जनता पार्टी में है दोस्तों, जिसमें उनका कुछ बड़ा योगदान दिखाई देता नहीं है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन किया हुआ है, केवल उनके नाम का इस्तेमाल करके पंजाब की राजनीति करना चाहती है दोस्तों। ऐसे में शशि थरूर के द्वारा ये कहना कि ऐसे लोगों से मिलकर अच्छा लगता है और मुलाकात जिस संदर्भ में हो रहा है उसकी जानकारी तो उन्होंने नहीं दी है दोस्तों, लेकिन लग रहा है कि जरूर राजनीतिक बातचीत तो की गई होगी। या तो शशि थरूर कांग्रेस पार्टी से दूर जाने को लेकर चर्चा कर रहे हैं या अरविंदर सिंह को कांग्रेस में लाने को लेकर चर्चा चल रही है, कुछ तो हो ही रहा है। इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दी। जयराम रमेश कहते हैं कि भारत ने 1988 नवंबर में ही मान्यता दे दी थी, लेकिन इंडिया की अभी की जो पॉलिसी है उसमें बदलाव लाना जरूरी है। और उन्होंने कहा कि कायराना पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि डटकर समर्थन में खड़ा होना चाहिए हमको फिलिस्तीन के, क्योंकि दुनिया में कहीं भी मानवीय त्रासदी हो, जहां लोग मारे जा रहे हो, तो ऐसे किसी भी हमले का विरोध होना चाहिए जहां पर लोगों की जान जा रही है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि गजा और फिलिस्तीन को लेकर बीजेपी सरकार की पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये भारत की दूरगामी यानी बहुत दिनों से जो नीति चलती आ रही है वो है, कोई बीजेपी की पॉलिसी नहीं है, भारत की पॉलिसी है। इसीलिए देश के हिसाब से फैसला लिया जाना चाहिए। हमारे साथ लगातार जुड़े ऐसे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत धन्यवाद।